जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं रामकेश वानी स्वागत करता हूं आपका सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 में, जहां हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने की दम रखता है। ये लेक्चर यानी इस लेक्चर में हम लोग बेसिक रेजिडेंशियल सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। 40 एमसीक्यूज के साथ आप बहुत सारे प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन करने की ट्रिक जानेंगे। और अगर आप ओल्ड कोर्स में तो ये आपके लिए 100% वीडियो अद्भुत है। सिंगल वीडियो कैन मेक यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर। और अगर आप न्यू कोर्स में तो 20 मार्क्स के तो आपके चैप्टर कवर हो ही रहे हैं और आपके लिए आगे भी ये हेल्प करेगी। तो दोस्त फटाफट से साथ साथ क्वेश्चन को समझना करना तो मजा दुगना हो जाएगा। फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड बाय अ पर्सन टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, यहां पर एक परसेंट हमारा रेजिडेंट तो है, बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनता है? जब वो बेसिक में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, दैट इज 182 डेज और मोर वाली, या 60 डेज प्लस 365 इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। पूरा प्रोविजन रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको सेक्शन 6 का। बट एडिशनल कंडीशन में उसको एक ना दो एडिशनल कंडीशन जो एंड कर आती हैं, दैट इज 7 + 730 एंड 2 आउट ऑफ 10। दोनों में ऐसे कहता था आपको 7 + 730 एंड 2 आउट ऑफ 10। दोनों कंडीशन जब वो सेटिस्फाई करेगा तब वो हमारा बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो देखते हैं दोस्त, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है? ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस, मतलब पिछले साल को छोड़कर। यानी अपने केस में 22-23 2022 एंड 23 22-23 का जो प्रीवियस ईयर है इसमें तो वो रेजिडेंट बनी गया। इसके अलावा पीछे जाओ 10 साल तक देखो, यानी आप 21-22 19-20 20-21 सब में पीछे जाते चले जाओ और देखो 10 में से 2 साल कभी भी वो रेजिडेंट रहा हो, चाहे वो 182 डेज की वजह से रहा हो या 60 + 365 4 ईयर्स में रहा हो, किसी भी तरह अगर वो रेजिडेंट रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट अभी एक एडिशनल कंडीशन हुई है, दूसरी एडिशनल कंडीशन है 7/730, दैट इज ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी 7/730 2 आउट ऑफ 10 7/730 2 आउट ऑफ 10 7/730 ऐसे में बताता था। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा बोथ ए एंड बी। यानी एक सिंगल क्वेश्चन जो आपका सेम टू सेम भी छप सकता है एज एन एमसीक्यू, और आपके लिए ये रिवीजन करने के लिए हो गया कि सर सेक्शन 6 रिवाइज हो गया हमारा पूरा। 182 डेज और मोर 60 + 365 डेज, दैट इज बेसिक कंडीशन, दो में से एक, जिसकी कुछ एक्सेप्शंस है कि सर अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, क्रू मेंबर है, तो उस केस में हम उसको छोड़ देते हैं, फिर सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन मानते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। इफ कर्ता इज रेजिडेंट, कर्ता तो रेजिडेंट है, कर्ता समझते हो आप, द हेड ऑफ द HUF, वो रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब उसको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इंडिया में ही बिताता है, चाहे वो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा यहां रहा हो, रेजिडेंट हो गया। फिर उसका डेटा चेक किया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि वो 7/730 यानी 7 साल में 730 दिन यही रहा था और 10 साल में 2 साल यहीं पर मजे मार रहा था जिंदगी के, तो वो करता जो है रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड पार्टली आउटसाइड इंडिया। पार्टली आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कंट्रोल बाहर है भैया, थोड़ा सा भी बाहर हुआ तो भी आपकी यहां पर रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि ज्यादा यहां पर हो या कम यहां पर हो, अगर इंडिया में आपका कंट्रोल है प्रीवियस ईयर में HUF का, तो HUF को रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो इस केस में बेटा HUF क्या होगी? रेजिडेंट तो वैसे भी हो चुकी है, क्यों? रेजिडेंट तो वैसे भी हो चुकी है, क्यों? क्योंकि सर उसका थोड़ा सा ही कंट्रोल तो बाहर है, ज्यादा यहां है। अगर थोड़ा सा भी यहां होता, पार्टली इन इंडिया होता, तो भी वो रेजिडेंट मानी जाती। यानी अगर एक ही केस में HUF नॉन रेजिडेंट हो सकती है जब उसका पूरा कंट्रोल बाहर से हो। मेन कंट्रोल कहां से हो? बाहर से हो। अभी उसका पूरा कंट्रोल यहां से, तो वो पूरा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल यहां से, ज्यादा कंट्रोल यहां से, थोड़ा सा बाहर से, यानी अगर उसका पूरा कंट्रोल बाहर से होगा तभी वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। तो इस केस में क्योंकि HUF रेजिडेंट है, उसके आगे हम उसके कर्ता का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो अगर नॉन ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है, तो उस केस में हम लोग उसको मानेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी जैसा कर्ता का स्टेटस हुआ वैसा ही इसका, बिकॉज HUF का बेटा स्टेटस क्या है? रेजिडेंट। HUF का स्टेटस पहले क्या बना? रेजिडेंट। क्योंकि क्यों बना रेजिडेंट? क्योंकि सर थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में आ गया तो भी हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। तो बोल रहा है थोड़ा सा आउटसाइड इंडिया, ज्यादा से ज्यादा यहां पर है, तो बेटा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा यहां पर स्टेटस HUF का। नेक्स्ट, परेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ABC लिमिटेड का, इंडिया को छोड़ रहा है 10 अगस्त 2022 को, यानी अप्रैल के 30 दिन इंडिया बिता रहा है, मई के 30 दिन
अप्रैल के 30 दिन इंडिया में बिता रहा है, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के जाने और आने वाले दोनों दिन लेते हैं 10 अगस्त। तो 3 3 6 3 9 3 12 ऑलमोस्ट 6 3 9 3 12 122 133 डेज शायद यहाँ बिता रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13 133। हमने तो ये की स्टडी सर 182 डेज और मोर, नहीं सर, हमें ये भी तो पढ़ा है कि अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज यानी अप्रैल के 30 और मई के 30 भी यहाँ बिता गया और उससे पहले के 4 साल वो यहीं पर था, क्योंकि वो बेटा इंडिया में इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर एबीसी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, वो यहीं पर रहता था, अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से छोड़ता वो इंडिया तो तुम 182 डेज वाली कंडीशन देखते हो उसे रेजिडेंट बनाने के लिए, वो एक ही जाल में फंसता। बट यहां पर वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा और रेजिडेंट के संग सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी माना जाएगा। सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप कैसे बोल सकते हो? मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि वो इंडिया में ही था बचपन से लेकर। सर नहीं, ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते। यहां पर बेटा ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग उसे रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि रेजिडेंट बनाने के लिए या तो कंडीशन ये 60 प्लस 365 डेज वाली इन 4 ईयर्स। तो ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने कि वो पहली बार इंडिया आया है, हमें ये मानते हैं कि भैया वो यहीं का बंदा है, यहीं पर रह रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता तो कहानी वो भी बन लेते, बट कई बार बच्चे नीचे वाला इन्फॉर्मेशन लगाते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो कि आप रीजन बेस्ड लिखने में तो सही हो सकते हैं, भैया हम ऐसा मानते हैं कि वो बचपन से बाहर रहा है अब इंडिया में आया है, ठीक है। बट इस केस में बेटा 133 डेज के हिसाब से चलेंगे, यानी 60 प्लस 365 वाली कंडीशन, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहा, वो ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ के लिए जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। HUF of Ashwin consisting of himself, his wife and 2 sons is assessed to income tax. The residential status of HUF would be non-resident when, कब? जब पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ हो? बाहर से। HUF तभी बाहर की मानी जाएगी जब पूरा का पूरा कंट्रोल। तो बोला मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स ऑफिस इज होली इन इंडिया, भैया फिर तो रेजिडेंट ही है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स ऑफिस इज होली आउटसाइड इंडिया, हाँ ये लग रहा है। स्टेटस ऑफ करता है नॉन रेजिडेंट, भैया इससे कोई मतलब नहीं। वेन मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर नॉन रेजिडेंट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली आउटसाइड इंडिया, जब प्रॉपरली बाहर से मैनेज करी जाएगी तब इस केस में मान लिया जाएगा कि HUF आपके नॉन रेजिडेंट है। जब होली आउटसाइड इंडिया, उसके कंट्रोल एंड अफेयर्स कहां से हो रहे हैं? होली आउटसाइड इंडिया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? जी सर नहीं। अगर थोड़ा सा भी बेटा इंडिया से कंट्रोल हुआ, थोड़ा सा भी 1% भी इंडिया से कंट्रोल हुआ, तो आपका ये कंट्रोल मान लिया जाएगा कि ये रेजिडेंट है। HUF आपकी अल्फा लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, इट कैरीज बिजनेस इन दिल्ली। बेटा वर्ड देखना इंडियन कंपनी, क्योंकि हो सकता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पूछे। टोटल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन लंदन, सारा मैनेजमेंट कंट्रोल लंदन में है। 85% बिजनेस जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड है। इफ सो द रेजिडेंस, भैया तो इंडिया में क्यों नहीं? या तो तुम इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं करती, यानी इंडियन कंपनी है, तो बिना कुछ देखे वाले हमें एक ही वर्ड देखना है, क्या? रेजिडेंट। ये जो कंट्रोल मैनेजमेंट वगैरह चीजें हैं कि होली आउटसाइड इंडिया है, यानी ये सिर्फ बेटा फॉरेन कंपनी के केस में देखना है। इंडियन कंपनी के केस में एक ही चीज देखो, क्या देखना है? एक ही बात देखनी, क्या देखनी है कि सर इसका कंट्रोल, ये इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है, बस सिंपल सी बात है। वर्ड है इंडियन कंपनी, खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं। Satish brought into India in the previous year passed untaxed profit which was earned in UK. The income will be taxable if the Satish is, भैया सतीश जो है वो इंडिया में है, बट वर्ड है बेटा पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, मतलब पुरानी वाली इनकम को रेमिटेंस इंडिया में करवा रहा है जो अर्न करी थी यूके में। देखो वैसे तो रेजिडेंट के केस में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं, चाहे वो इनकम अर्न इन इंडिया, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो बिजनेस का, या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से हो, या इनकम फॉरेन में कमाई जा रही है, सारी टैक्सेबल होती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। नॉन रेजिडेंट के केस में 4 टैक्सेबल होती हैं, अर्न इन इंडिया, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, अर्न रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। थोड़ा फास्ट ट्रैक पर चल रहा है बिकॉज हमें मल्टीपल चैप्टर्स का रिवीजन करना है। ये सारी नॉन रेजिडेंट के केस में भी, बट नॉन रेजिडेंट के केस में एक इनकम टैक्सेबल नहीं होती जो कि कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में एक टैक्सेबल नहीं होती है जो कंट्रोल बाहर से हो रहा हो। ये सब ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होती है, बट ये पास्ट अनटैक्स्ड वाली आपकी कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज इनकम स्पेसिफिक पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट पुराने वाले जो वहां कमाए और रेमिटेंस इंडिया में, ठीक है बेटा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राम जी करता है 55 साल के हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं नागपुर में। राम जी रहते हैं दुबई में फॉर द पास्ट 10 ईयर्स एंड विजिटेड इंडिया फॉर 20 डेज। 20 दिन आने का मतलब ये है फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ HUF। बहुत बढ़िया। 20 दिन रहने का मतलब ये है कि बेटा कभी भी एक साल में 60 नहीं रहे, तो पिछले 3
4 साल में 365 नहीं है भाई, हर 20 साल में आने 20 दिन का आने का मतलब क्या है, 10 साल में सिर्फ 200 दिन है और हमें 4 साल में 365 देखने हैं और 1 साल में 60। तो भैया इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि रेजिडेंट बनेंगे। हिज 2 मेजर सन्स टेक केयर ऑफ द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। इनके 2 बच्चे डे टू डे अफेयर लेते हैं, मतलब मेजर डिसीजन नहीं लेते, डे टू डे अफेयर। तभी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वो आ रहे हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF बताइए क्या होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बेटा बाहर से हो रहा है फुल्ली, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स को छोड़ दो, तो ये नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, क्योंकि इसके जो बंदा है वो भी क्या है, हमारा नॉन रेजिडेंट। तो ठीक है, तो HUF रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज नॉन रेजिडेंट, बिकॉज ये छोटे मोटे डिसीजन यहाँ ले रहे हैं, डे टू डे अफेयर समझते हो ना, जो जैसा काम बता दिया। मेजर डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं, बाहर से। तो कंट्रोल इज होली आउटसाइड इंडिया फ्रॉम राम जी, राम जी करता है उसके, ठीक है, और वो इंडिया में ज्यादा दिन भटकते नहीं है, 20 दिन 10 साल में 200 दिन आते हैं, तो 730 तो छोड़ो, 7 साल में वो कुछ भी छोड़ो, वो कोई काम का ही नहीं है, बिकॉज वो रेजिडेंट ही नहीं बन पा रहे भैया। तो 182 डेज है, वो तो जिंदगी में 10 साल में 200 दिन आ रहे हैं, 1 साल में 182 तो छोड़ ही दो। दूसरा 60 + 365 में भी नहीं आ रही, मतलब वो रेजिडेंट ही नहीं बन रहे। और HUF क्या है बेटा, टोटली नॉन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से है, बस उनके बच्चे जो है डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं। डे टू डे बिजनेस समझते हो ना, सामान लेकर खरीद कर बेचना टाइप। बाकी मेजर डिसीजन कौन करते हैं, राम जी, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वो इंडिया आते हैं 20 दिन के लिए, ठीक है, अपने CA से मिलने। चलिए सर, नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट, मिस्टर आलोक चटर्जी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया सिंस 1972। भैया इंडिया से लेफ्ट फॉर सिंगापुर ऑन 10 अक्टूबर 2022, यानी बचपन से यहीं पर थे। 10 अक्टूबर 2022 को गए, यानी अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 10 दिन मिलाओगे तो देखो जरा 190 195 दिन के आसपास आ रहे हो। 3 दिन 6 3 9 दिन 12 15 18 180 181 182 183 193 193 डेज यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो बंदा क्या बन जाएगा, ये रेजिडेंट, क्योंकि बचपन से यहीं पर है। तो सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, 7 + 7 30 वाली और 2 आउट ऑफ 10 वाली। भाई बचपन से यहीं पर थे, जमाने से 1972 से लेकर, यानी पिछले 50 सालों से यहाँ पर थे। तो भैया वो हर बार रेजिडेंट थे, हर साल में। तो 2 आउट ऑफ 10 क्या, 50 आउट ऑफ 50 है, 10 आउट ऑफ 10 है। 7/7 30 क्या, 2 साल में 730 दिन रह लिए हैं, क्योंकि 1 साल में 365। और ये सब लेने हमें 10 अक्टूबर 2022 से पहले वाले, यानी 21-22, 20-21, 19-20, 18-19 ये वाले लेने हैं। तो बेटा ये रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। बट सर यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो नॉन रेजिडेंट का नहीं है। बट सर ये तो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, इस केस में तो आपको 182 डेज देखने। अरे भैया मैंने भी तो वही देखा है, 182 डेज ही तो देखा है मैंने, 60 + 365 थोड़ी ना देखा है ना, 60 + 365 थोड़ी देखा। हाँ अगर राम जी, ये जो भी आलोक चटर्जी, ये अगर मई जून में निकल जाते बेटा, तो 60 62 65 70 75 दिन फिर इनका कुछ काम में नहीं आता। कारण क्या है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गया तो उसके 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, उस केस में 60 + 365 वाली कंडीशन नहीं देखेंगे आप लोग। तो ये रेजिडेंट माने जाएंगे भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, अदरवाइज ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। नॉन ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज ये बचपन से यहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन ऑर्डिनरी कब होता है, जब वो इन दो में से कोई एक सेंटेंस सेटिस्फाई नहीं कर पाते, दो में से, या दो में से दोनों ही कर रहे हैं, तो रेजिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, जॉन एक फॉरेन सिटीजन है जो कि यूएसए में बॉर्न हुए 1961 में, एंड हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन लाहौर 1936 में। इसका मतलब क्या है भैया, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं इसको, लाहौर को, 1936 47 के बाद बेटा हम लोग आजाद हुए थे। हिज मदर बॉर्न इन यूके 1964, मतलब एक जना देख लो, उनके बाबा जी जो हैं वो यहीं पर थे, अनडिवाइडेड इंडिया के। जॉन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जून 2022 एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 183 डेज, देन लेफ्ट फॉर यूएसए। भैया ये 183 डेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये रेजिडेंट है। बट बेटा यहाँ पर रेजिडेंट के संग नॉन ऑर्डिनरी भी दिया हुआ है, तो नॉन ऑर्डिनरी में आ जाएगा या नहीं आएगा सर, एक बार चेक करते हैं। भैया 183 डेज रहने की वजह से आप रेजिडेंट हो गए, बट आप राजा बेटा हो या जमाई राजा हो। सर याद है आपको लेक्चर में ना, राजा बेटा जमाई राजा, राजा बेटा वो जो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं रहता है। यानी इनसे पूछा कि तुम भाई साहब 2022 में तो यहाँ आ गए थे, 22-23 में तुम यहीं रहे हो, लाइक 183 दिन रहे और फिर चले गए, 182 डेज और मोर वाली कंडीशन के लिए ये रेजिडेंट बन गए। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप पिछले सालों में कहां थे, उन्होंने कहा मैं तो वहीं था, मैंने कहा उससे पिछले साल, उन्होंने कहा वहीं था, यानी ये 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और 7/730 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे।
तो इस केस में बेटा रेजिडेंट के संग नॉन ऑर्डिनरी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नॉन ऑर्डिनरी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नॉन ऑर्डिनरी। तो इस केस में बन जाएंगे बेटा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। भैया आपके रेजिडेंशियल स्टेटस बताते हो आपका इनकम टैक्स कितना चार्ज होगा रेजिडेंट की तरह। एग्जेम्पशन आपको 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपका स्टेटस दूसरा है। तो ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है बेटा हर साल चेंज होता रहता है, ये इट मे बी चेंज, ये चेंज होता है। ठीक है, तो विल नॉट चेंज और विल सर्टेनली चेंज नहीं कह सकते, मे चेंज। ठीक है, हो सकता है कोई बंदा प्रीवियस ईयर 21, 22, 22, 23, 23, 24 में जस्ट एन एग्जांपल रेजिडेंट रहा और उसके बाद इंडिया छोड़ गया परमानेंटली, तो हो सकता है वो रेजिडेंट के बाद बट नॉट ऑर्डिनरी हो जाए किसी साल में, फिर ऑर्डिनरी हो जाए। इस टाइप से चीजें चेंज हो सकती है। और अगर वो कई सालों से इंडिया आया ही नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में भी जा सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, ये 10 MCQ हो भी गए हमारे, बहुत बढ़िया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज 80 पर मंथ। याद होगा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर 100 रुपए पर मंथ की छूट थी पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। यहाँ इनको 80 इंटू 3 मिल रहा है बेटा, यानी कुल मिला के इनको मिल रहा है 80 इंटू 3 इंटू 12 साल भर का, क्योंकि पर मंथ है तो 12 83 जा 240, 240 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद 2880 रहेगा। बट बेटा लेस बताओ ना एग्जेम्प्ट कितना करूंगा मैं। यहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू 2 इंटू 12 करते हैं, 100 इंटू 2 इंटू 12। बेटा 100 नहीं 100 अप टू है, यानी ये अगर इसको 120 दे रहा होता तो मैं 100 रुपए तक का एग्जाम्प्ट करा सकता था। 150 देता 100 रुपए तक का एग्जाम, 90 रुपए देगा तो 90 ही एग्जाम्प्ट कराऊंगा भाई, जितना मिल रहा है अप टू 100 तक एग्जाम्प्ट है, 100 रुपए एग्जाम्प्ट नहीं है, अप टू 100 तक एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस यानी टैक्सेबल पूछ रहा है, यानी जितना मिला माइनस एग्जाम्प्ट बता दो, ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ बेटा मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा, कई सारे बच्चे 100 से ना कर ले, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है। तो 960 1920 तो 60 आ गया इधर, 28 में से 9 19 गए ना, तो द करेक्ट आंसर इज 960। और अगर आप 100 रुपए से करोगे तो उसका आंसर 480 आ जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में है, और आप निगेटिव मार्किंग आ जाएगी अगर आप ओल्ड कोर्स से हो तो। ठीक है, और न्यू कोर्स से तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में देखो बट अप टू 100 है और 2 चिल्ड्रंस है। ठीक है, यानी अगर ये 2 चिल्ड्रंस को मिलता तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता। सीधी बात समझो, अब क्वेश्चन कितना भी बदल कर आ जाए आपके सामने, 120 आ जाए तो कैलकुलेशन ऐसी कर लो, लेस कर लो एग्जाम्प्ट 100 रुपए का 2 चाइल्ड का। ठीक है, यहां पर 960 टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस होगा, एग्जेम्प्ट नहीं है बेटा, टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट पूछे क्वेश्चन में तो आंसर ये वाला मार्क करना 1920। चलिए सर, अशरफ एक एम्प्लॉय है मून पब्लिक स्कूल में, हिज डॉटर जारा जो एम्प्लॉय है, यानी इसी स्कूल में टीचर है, क्लर्क है, फीस रसीद बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं अंकल जी। बच्ची इनकी पढ़ती है बेटा कंसेशनल फीस पर 600 रुपये महीना, क्योंकि स्कूल की फीस 4000 है बट इनकी बच्ची 600 रुपये महीने पढ़ रही है, यानी कंसेशनल वाला याद है 4000 इंटू 12। स्कूल की फीस तो 48,000 है दुनिया के लिए, बट आपकी बच्ची के लिए उन्होंने कम कर दिया था। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय को हम लेस कर देते हैं, बाकी की चीज टैक्सेबल हो जाती है परक्विजिट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय हम लोग एग्जेम्प्ट कर देते हैं और बाकी की चीज टैक्सेबल हो जाएगी हमारी। सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते 4000 माइनस 600 इंटू 12, आप ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है, बट मेरा काम है कि आपको जैसे क्वेश्चन एग्जाम में करने उस टाइप से करो। तो 48 में से 7 गए, 47 में से 7 गए, 40800। तो ऐसे में गलती बस एक ही हो सकती है कि कई बच्चे 600 इंटू 12 कर देंगे, कई 4000 इंटू 12 कर देंगे। यहाँ द करेक्ट आंसर इज 40,800, 40,800 रुपये को आप टैक्सेबल करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। कपिल गेट सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एट पूना। पॉपुलेशन 31 लाख। ओ माय गॉड, पॉपुलेशन 31 लाख। सर इसका मतलब क्या है? हाउस एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू 1400 पर मंथ। बेटा एम्प्लॉयर का अगर हाउस है और ये पूना में रह रहा है जिसकी पॉपुलेशन 31 लाख है, तो याद करो आपको को 7.5%, 10%, 15% मैंने टैक्सेबिलिटी कराई थी पॉपुलेशन के हिसाब से। जी सर हमको याद है। यानी इस केस में बेटा 12,000 इंटू 15% इंटू 9 मंथ। सर 9 मंथ क्यों? क्योंकि बेटा जुलाई से कर रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, तो 12,000 इंटू 15% इंटू 9 मंथ। ठीक है, तो 1800 इंटू 9, 12,000 का 15% कितना होता है? 1800।
ठीक है। प्रोविजन आप लोग देखेंगे बुक से तो और अच्छे से साथ साथ समझ में आया, क्योंकि टाइम लिमिट लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 16,200 रुपये की टैक्सेबिलिटी आएगी एज परक्विजिट्स, क्योंकि एम्प्लॉयर का घर है, एम्प्लॉय को दे रखा है उसने, एम्प्लॉय 1 रुपये भी तो रेंट दे नहीं रहा, अगर कुछ दे रहा होता तो माइनस कर देते। 14 उसकी फेयर रेंटल वैल्यू है, मतलब आसपास के घर 1400 रुपये पर उठेंगे, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है सिंपल घर एम्प्लॉयर का है, पॉपुलेशन 31 लाख है, 15% की टैक्सेबिलिटी आएगी बेसिक सैलरी पर, और 9 मंथ का रेंट टैक्सेबल होगा। तो द करेक्ट आंसर इज 16,200। करेक्ट आंसर है वो है 16,200 रुपया। द करेक्ट आंसर इज 16,200। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मिसेस मीना रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस विद स्काई लिमिटेड ऑन 31 जनवरी 2023। शी रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड बेटा, रिकॉग्नाइज होता तो 12% ऑफ सैलरी तक बेटा एग्जेम्प्ट होता, उसके ऊपर की चीज टैक्सेबल हो जाती है हमारी। आरपीएफ का पैसा सैलरी से ऊपर 12% से ऊपर, इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर, याद होगा प्रोविजन आपको आरपीएफ का। बट यहाँ यूआरपीएफ का है, तो यूआरपीएफ के केस में ये जितना भी इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और उस पर जो इंटरेस्ट आ रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इंप्लॉय वाला टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज वो तो उसकी सैलरी का वैसे भी पार्ट है, वो वैसे भी सैलरी का पार्ट बन चुका है। हाउ मच रिसिप्ट ऑफ इज चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम, क्योंकि यूआरपीएफ है बेटा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, यहाँ कोई 12% की छूट नहीं मिलेगी। आरपीएफ के केस में मिलती है, तो 1,10,000 प्लस 15,000, 1,25,000 रुपए की टैक्सेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, आरपीएफ का रिवीजन करा दिया मैंने, 12% और 9.5% का। पवन एम्प्लॉय है मैजिक लिमिटेड में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं भाई साहब को 2,000 पर मंथ टू मीट इज ट्रैवल एक्सपेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस। घर से ऑफिस तक जाने 1200 खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पवन आप पता नहीं कौन है, यानी आपको 2,000 रुपये मिलते हैं, बट अगर आप डीफ डम हैंडीकेप्ड टाइप के लोग होते हैं तो आपको 3,200 रुपये तक का एग्जेम्पशन मिलता है कम्यूटेशन अलाउंस का, कन्वेंस का, मतलब घर से ऑफिस तक का। ऑफिस से दुनिया के काम से जा रहे हो, घर ऑफिस के काम से जा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट ही है। बट इस केस में बेटा आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी पूरी की पूरी जितना पैसा आपको मिल रहा है। अगर आप डीप डम स्पेशल पीपल होते हैं, जिनको मैं स्पेशल पीपल बोलता हूँ, ठीक है, डीप डम हैंडीकैप टाइप के लोग होते हैं अगर आप, तो आपके केस में 3,200 रुपये तक यानी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है उस केस में। बट इस केस में आपका कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 24,000 का 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउंसेस एंड परक्विजिट अलाउड टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टैक्स फ्री इन केस ऑफ, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय याद रखना है इस केस में बेटा, सिर्फ कौन से एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो अलाउंसेस एंड परक्विजिट इज अलाउड टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टैक्स फ्री इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली। कौन से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में। मिस्टर अश्विन रिटायर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2022 आफ्टर रिसीविंग 18 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिल रही है। ही इज गवर्नड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, बहुत बढ़िया। बट बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमको। सर कैसी इन्फॉर्मेशन, यानी हमको इन्फॉर्मेशन देता था ना ग्रेचुटी एक्ट के साथ, बट यहाँ पूछ रहा है मॉनेटरी लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है मॉनेटरी लिमिट। तो भैया यहाँ पर मॉनेटरी लिमिट है 20 लाख रुपए, जो मैक्सिमम लिमिट है बेटा वो कितनी है, 20 लाख रुपीज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो पूरी की पूरी हमारी क्या थी, एग्जेम्प्ट। अगर वो वन टाइम में पैसा लेना 20 लाख रुपए की आपका एग्जेम्पशन मिल जाती है, मैक्सिमम लिमिट है बेटा ये। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता एक मोटर कार विद chauffeur by the employer which is used by official and purpose the running expenses of the car of 64,800 was met by the employer in the previous year. The cubic capacity of the car, ये पहले कौन से केस में चल रही है, बोथ पर्पस से चल रही है। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन मोटर कार एक्सीड्स 1.6 लीटर, यानी बड़ी वाली कार है ये, छोटी कार नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपको याद होगा छोटी वाली कार में 1800 पर मंथ का और बड़ी वाली कार में बेटा 2400 पर मंथ का हमारा टैक्सेबिलिटी आती थी। और 2400 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो गया हमारा, 28,800 प्लस ड्राइवर की सैलरी और लगेगी यहाँ पर। सर ड्राइवर की सैलरी कितनी लगेगी, तो आपके ड्राइवर की सैलरी लगेगी यहाँ पर 900 इंटू 12, तो 28,800 ये प्लस 900 इंटू 12, 10,800 ये 39,600 आपकी टैक्सेबल होगी परक्विजिट्स में। दोबारा से सुन लो सर क्या है, अगर कैपेसिटी कम होती तो बेटा कम वाला अमाउंट ले लेते हैं 1800 वाला, अगर यहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा है तो 2400, क्योंकि बोथ पर्पस से यूज हो रही है। अगर सिर्फ पर्सनल पर्पस से यूज होती तो जो भी खर्चे एम्प्लॉयर ने करे सब एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं। बट कार पर्सनल पर्पस से भी यूज हो रही है और ऑफिस पर्पस से भी, तो इसमें एक लिमिट बना रखी है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। एज ए परक्विजिट टैक्सेबल कितनी होगी, 2400 इंटू 12, भैया क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 2400 इंटू 12 से 28,800 आएगा।
और कोई ऐसा नहीं 8 महीने 2 महीने के लिए नहीं है। और ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ आपके टैक्स में, क्योंकि आपको ऑफर दिया गया हुआ है यहाँ पर, ये ड्राइवर भी दिया हुआ है। तो 2400 इंटू 12 28,800, 900 इंटू 12 10,800 के हिसाब से 39,600। देखो खर्चा एम्प्लॉयर कितना कर रहा है उस पर 64,800, जो कि पूरा का पूरा एम्प्लॉयर अपने जेब से पैसा काट रहा है। बट टैक्सेबल, क्योंकि कार भैया घर से ऑफिस भी आती है, बच्चों को स्कूल भी छोड़कर आती है, आपके किसी काम से भी मीटिंग अटेंड करने जाती है, कॉन्फ्रेंसेस लेने जाती है, सेमिनार करने जाती है, सब करने जाती है, मिक्स है। तो उसमें लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, 2400 रुपये, तो क्योंकि कार बड़ी वाली है 2400 पर मंथ का बेनिफिट तो दे ही रही है आपको। दूसरा एक ड्राइवर दे रही है तो 900 रुपये, बहुत छोटी सी सैलरी ड्राइवर, क्योंकि हो सकता है ड्राइवर को 10,000 रुपये महीना देते हो, 5,000 देते हो, 3,000 देते हो, या यही ड्राइवर इसकी भी कार चलाता हो दूसरों की भी चलाता हो, तो 900 रुपये पर मंथ आपके लिए काम कर रहा है वो ड्राइवर, ठीक है। 39,600 आपके में टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गुप्ता। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। ये वाला बेटा केस कौन सा है, एक मिनट मेरे से गलती, 1800 बोला है मैंने। ये वाला केस बेटा कौन सा, छोटी वाली कार के लिए बिना ड्राइवर वाला, ये आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय, और ये आपका जब बिना ड्राइवर के होता तो 28,800 होता, बट यहाँ पर ड्राइवर के साथ है, ठीक है। 1800 बोलते हैं मैंने, 1600 की जगह शायद। द मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, बेटा वर्ड क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट, यानी पूछ रहा कितना एग्जाम कितना टैक्सेबल, लीव ऑन रिटायरमेंट। तो बेटा इसका याद रखना आपको, 3 लाख डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एक बार मैंने रिवाइज करा दिया प्रोविजन के संग आपको। जॉन हु रिसेंटली रिसीव्ड फ्रॉम सैलरी ऑन 31 मार्च 2023, मंथली पेंशन है भाई साहब की 20,000 रुपए। ही हैज रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन हिज रिटायरमेंट ऑल्सो, ही वांट्स टू कम्यूट 50% ऑफ हिज पेंशन फॉर 6 लाख रुपए। हाउ मच अमाउंट ऑफ कमीशन शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी एग्जेम्पशन हटा दो, टैक्स कितनी लगेगी। सबसे पहली बात भाई साहब, 6 लाख रुपए की तुम क्या करा रहे हो, कम्यूट करा रहे हो, और जो कि 50% है, तो 6 लाख का डिवाइड देंगे 50% से, तो इनकी टोटल जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 12 लाख रुपए। टोटल जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी दोस्त, 12 लाख रुपीज। अब कहानी है, इनको पेंशन मिलती है 20,000 रुपए की, वो तो टैक्सेबल है, ही अनकम्यूटेड है। ही हैज रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन हिज, मतलब ये कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है, तो जो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है उनको बेनिफिट कम मिलेगा, जो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो याद करो, जो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है उनको 12 लाख का 1/3 मिलेगा, और जो नॉट कवर्ड है उनको हाफ मिलेगा। जी सर हमें याद है, 4 लाख रुपीज। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वो शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स। तो बेसिकली 6 लाख की कम्यूटेड पेंशन है, जिसमें से 4 लाख की एग्जेम्प्ट है। ये बेटा एग्जेम्प्ट पोर्शन निकाला है मैंने, जो कि किसका निकालता है, टोटल पेंशन का 1/3, उतना नहीं जितना कम्यूटेड अनकम्यूटेड कर रहे हो, ये टोटल पेंशन निकालने का तरीका है। टोटल पेंशन इस तरह निकालेंगे, टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जो भी एग्जेम्प्ट आया उसे हम लोग कम्यूटेड पेंशन जो मिल रही है हमें एक साथ मिल रही है, ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे उसमें से, तो टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़ का। इसको याद करने का तरीका ऐसा, जो नॉट कवर्ड है बेटा उनके लिए आधी एग्जेम्प्ट है, और जो कवर्ड है उनके लिए 1/3 एग्जेम्प्ट है, डबल बेनिफिट ना देने की वजह से। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, अभी आ गया भैया आपके, और 9.5% से ऊपर की इंटरेस्ट जो टैक्सेबल कहाँ होगी, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं सर। A central government employee offer received during the year salary excluding all allowance 9 लाख and amount of entertainment allowance 12,000, 1,000 रुपए पर महीना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस सो रिसीव बाई हिम, एग्जेम्प्ट पूछ रहा है बेटा, टैक्सेबल पूछता तो 12 में से हम लोग 5 घटा देते, 7,000 रुपए, बट एग्जेम्प्ट पूछ रहा है, तो एग्जेम्प्ट की केस में मैक्सिमम लिमिट बेटा कितनी है यहाँ पर, 5,000 रुपए। जो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5,000। बाकी तो 1/5 ऑफ सैलरी 1,000 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5,000 विच एवर इज लोअर वाला एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी ये 5,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो रहा है। मैक्सिमम अमाउंट पूछ रहा है सेक्शन 16(2), जो कि आपको डिडक्शन मिलती है लास्ट में, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। परेश एक कंपनी सेक्रेटरी है जो कि सैलरी एचआरए बोनस सब कुछ ले रहा है, मेडिकल अलाउंस 10,000 फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ही स्पेंड आउट ऑफ द मेडिकल अलाउंस और रिसीव्ड ऑन अमाउंट ऑफ 6,000 ऑन हिज ट्रीटमेंट, 2,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ एंड 9,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज मेजर सन, डिपेंडेंट ऑन हिम द अमाउंट्स ऑफ मेडिकल अलाउंस रिसीव्ड एंड इज एग्जेम्प्ट फॉर। कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा सर, कुछ भी एग्जाम, मेडिकल के केस में कुछ भी एग्जाम नहीं, उसको लेकर आपको सेक्शन 80D 80DDB इस टाइप की चीजों में डिडक्शंस है, बट आपको एग्जामेशन कुछ नहीं, यानी मेडिकल अलाउंस के नाम पर कुछ अगर आपको कंपनी दे रही है तो भैया वो एग्जाम्प्ट नहीं है। बाकी एचआरए वगैरह का केस तो एग्जाम्प्ट है। चतुर्वेदी की एम्प्लॉय है कंपनी में, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 का ड्यूरिंग द ईयर, बेसिक पे डीए जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो है 12 लाख रुपए का पैकेज है भाई साहब का। चतुर्वेदी 20,000 रुपए का रेंट पे कर रहा है फॉर द अकोमोडेशन। भैया पहले तुम रहते कहाँ हो, बोले यहाँ रहता हूँ,
यानी अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, यानी DMCK में रहते हो, तो आपकी सैलरी का 50% लिया जाएगा, वही वाली जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को जोड़कर है। यानी ऐसे केस में बेटा 3 केसेस होंगे। एक्चुअल HRA मिल कितना रहा है, एक्चुअल HRA कहाँ गया, एक्चुअल HRA कहाँ गया, HRA मिल रहा है बेटा इसको 15,000 पर मंथ का। तो एक्चुअल HRA कितना है, 15,000 पर मंथ। रेंट पेड कितना है बेटा, 20,000 पर मंथ, यानी साल भर का इतना, माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर चाहे आप यहां रहो चाहे अलग शहरों में रहो, मतलब MP UP कहीं और रह रहे हो तो भी है, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितने है, सैलरी कितने है, सैलरी यानी 12 लाख, तो 12 लाख का 10%, मुझे लग रहा है यही एग्जेम्प्ट पोर्शन आएगा। और तीसरा है बेटा 50% ऑफ सैलरी, यानी 12 लाख का 50%, विच एवर इज लोअर है बेटा, हायर नहीं है, विच एवर इज लोअर है। तो एक्चुअल में मिल रहे हैं 1,80,000 रुपये हमारे HRA के। दूसरा 2,40 में से 1,20 गई तो 1,20,000 रुपये, और तीसरा है आपका 6 लाख रुपये। तो सबसे लोअर बेटा क्या है हमारा जो एग्जेम्प्ट हो सकता है पोर्शन, वो ये वाला है सर जो एग्जेम्प्ट हो सकता है, 1,20,000। अब हमें मिल रहा है 2,40 और एग्जेम्प्ट है 1,20, तो एग्जेम्प्ट पूछ रहा है तो भी आंसर 1,20 लगाओगे आप, और टैक्सेबल पूछेगा तो आंसर 60,000 लगाओगे, क्योंकि मिल 180 रहा है। रेंट पेड माइनस 10%, रेंट का सिर्फ इतना काम है कि भैया के इसको कर दे, अगर ये रेंट का भी 5,000 आता है तो माइनस में चली जाती है सैलरी, ठीक है, तो उस केस में कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उस केस में कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। नहीं, इन तीनों में से जो लोअर आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ सकते हैं जी सर। 1,20,000 रुपये हमारा एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट ही पूछ रहा है। अगर टैक्सेबल पूछता तो बेटा 60,000 आता आपका, ठीक है, 180 में से 1,20 एग्जेम्प्ट हो गया। एग्जेम्प्ट किस तरह हुआ कि रेंट दे रहा है 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000, 2,40,000 माइनस 1,20,000 रुपये, तो टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सर, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल ग्रेच्युटी इन केस द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। भैया अगर कवर्ड हो गए तो 15/26 लेते हैं, ठीक है, सैलरी के केस में एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ तो 25, 28, 31, 26 नहीं है तो बेटा द आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो भैया कई सारे बच्चों से दिक्कत होती है, 28 और 31 लगाए जाते हैं क्योंकि प्रोविजन हल्के में याद होता है जब, अदरवाइज 15/26 और 1/2 याद होगा आपको, कैसे हम लोग उनको यूज करते थे जब हम ग्रेच्युटी का पेमेंट निकालते थे एग्जेम्प्ट वाला। मिस्टर पद्मजा लेट आउट अ प्रॉपर्टी ऑफ 20,000 पर मंथ, यानी HP के क्वेश्चन शुरू हो गए ड्यूरिंग 22-23। म्युनिसिपल टैक्स ऑन द लेट आउट प्रॉपर्टी वाज enhanced retrospectively, hence she paid 60,000 as municipal tax which included area of municipal tax of 45,000। यानी ये 60,000 टोटल पे किए जिसमें पुराने भी टैक्सेस शामिल है, तो कोई दिक्कत नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस कितने भी जमाने पुराने हो, हम उसे जिस साल पे करते हैं उस साल हम लोग उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट GAV, बट GAV के लिए ना म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दिया, बट एक्चुअल रेंट दिया है। तो एक्चुअल रेंट को हम लोग देखेंगे 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000, लेस कर देंगे बेटा इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि पूरे 60,000 रुपए हैं हमारे, उसमें क्या जुड़ा हुआ है भाई, कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी हैव एज्यूम दैट GAV हमारी यही है, एक्चुअल रेंट फेयर जो भी मिल रहा है हमें, क्योंकि हम पे कंपैरिजन कराने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है MVFR, अगर होता तो हम उसको प्रोविजन बनाते, GAV बनाते। ये आ जाएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू NAV, लेस कर देंगे बेटा इसमें से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की। हमसे क्या पूछ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो खाली GAV पूछता तो ऊपर वाला आंसर करते, NAV पूछता तो ये, तो बेटा याद रखना MCQ में ऐसे खिलवाड़ कर सकता है आपसे, वो खाली GAV पूछेगा, आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लगा देना वहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में वो भी होगा। तो 1,80,000 पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 54,000। द आंसर इज 1,26,000। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, ऐसी चीज़ों के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कैपिटल गेन में दिक्कत होती है। 180 में से 54 गए 126, 1,26,000 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यार NAV पूछता तो 180 आंसर होता। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू है प्रॉपर्टी की 2,10,000 MB, यानी यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट लाएंगे। फेयर रेंट है बेटा 190, यानी जीत कौन गया बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट 180, फिर नीचे आ गए हम, और एक्चुअल रेंट है 240, सबसे ऊपर चले गए। देखो अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो कुछ और देखने की ज़रूरत है क्या भैया, वो ईमानदारी से ईमानदार चाचा जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, बेईमान मामा और ईमानदार चाचा वाला HP में पढ़ा था हमने, अगर वो खुद ज़्यादा बता रहा है रेंट, तो क्या हमको
ऐसा लगता है कि हमें कम लेनी चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कम है, नहीं सर, ऐसे था प्रोविजन, एमवी और एफआर दोनों में से जो जीतेगा, मतलब गवर्नमेंट ने एक तो नगर पालिका नगर निगम ने एक प्रॉपर्टी की आसपास की वैल्यू निकाल रखी है उसके बेसिस पर, या आसपास के लोग रेंट क्या चार्ज कर रहे हैं उनसे पूछ कर, जस्ट एन एग्जांपल, उन दोनों में से जो भी क्या होगा हायर, फिर कंपेयर करेंगे उसका हम एसआर से, किससे, जो भी यहाँ जीतेगा उसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, पर इनमें से हम लेंगे लोअर, फिर कंपेयर करेंगे अगर एआर मॉसिबल है तो दोनों में से जो ज्यादा होगा, यानी अगर वो बेईमान मामा है और वो छुपा रहा है रेंट, यानी वहां पर 10,000 रुपये पर मंथ बोलता तो 1,20 आता, तो उस केस में एसआर जीत जाता। ठीक है, पूरा प्रोविजन ये था, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद एसआर विच एवर इज लोअर एंड कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। क्यों, अगर वो खुद से सही बता रहा है, ज्यादा रेंट बता रहा है, रियल में इतने रुपए में चला रखा है, तो फिर हमें एसआर की बात क्यों सुनेंगे, हम एमवी एफआर का कंपेरिजन करके कोई फायदा नहीं लेंगे। तो सिर्फ जीएवी पूछ रहा है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लगा देना अपनी तरफ से, करेक्ट आंसर इज 2,40,000 रुपीज। ठीक है, अब म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे तो लेस हो जाएंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन पे 30% की मिल जाएगी, बट यहाँ पर जीएवी क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि एक्चुअल रेंट ज्यादा है सर। अगर एक्चुअल रेंट कम होता 15,000 से तो 15,000 हो जाता है, 1,80 हो जाती, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट, फिर इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आती है। अहमद ने एक्वायर करी एक प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 22 को, अप्रैल 22 फॉर रेजिडेंशियल यूज, इंटरेस्ट पेबल टू एसबीआई फॉर द फाइनेंशियल 22-23 2,10,000 रुपए। इसमें लिमिट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 2,10,000 नहीं क्लेम कर सकते अहमद भाई साहब, आप सिर्फ 2 लाख क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ रेंट वेंट तो बनना नहीं है, सेल्फ रेजिडेंशियल यूज, तो 2 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जो आपने बैंक को दी हुई है। ए ने बोरो करी है बेटा, ए ने बोरो करा है 5 लाख रुपए का लोन, 12% की इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वाज कंप्लीटेड ऑन 15 मार्च 22, यानी सब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करें तो 18-19, 19-20 और 20-21, 18-19, 19-20 और 20-21, 21-22 में तो वो बनकर पहले ही तैयार हो गया, तो 3 साल की इंटरेस्ट जो है 1,80,000 आएगी। द अमाउंट इज स्टिल अनपेड, द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, तो क्योंकि अमाउंट स्टिल अनपेड है तो 5 लाख का 12% 60,000 रुपए की तो वाली इंटरेस्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, और 60,000 की 3 साल की इंटरेस्ट जो कि अभी क्लेम नहीं हुई होगी, जिसे हम प्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसका 1/5 आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो 3 साल क्योंकि 18-19, 19-20 और 20-21, इसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे, तो 60,000 और यहाँ पर 36,000 मिलाकर आ जाएगा 96,000। 96,000 की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आंसर में 60 भी है और 180 भी है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, 240 भी है। बेटा प्री कंस्ट्रक्शन की पूरी इंटरेस्ट एक संग नहीं डाल सकते, नहीं तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/5 उस पर हमने रोक लगा रखी है कि आप 5 साल में इस इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हो जो आपने पहले खर्च करी है प्रॉपर्टी को बनाते टाइम पर। 5 लाख का 12% 60,000 की, क्योंकि अमाउंट इज स्टिल अनपेड, अगर पेड हो गया होता तो हम सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन वाली ले सकते थे, और ये वाली तो हमने पे करी दी है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलती हमें। हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 25,000, बहुत बढ़िया, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बाय वे ऑफ सैलरी टू स्वीपर वगैरह, ये कुछ भी माइनस नहीं होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह का पेमेंट नहीं है, अगर होता तो माइनस कर दे, और हमारे पास एमवीएफआर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी जीएवी ही एनएवी होगी। बेटा यही हमारी जीएवी है, यही हमारी एनएवी है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिलेंगे। बस म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी @ 30%, कितना आएगा यहाँ पर 3 लाख का 30%, ओह सर ये नहीं आएगा 3 लाख का 30%, 90,000 रुपीज़ आएगा। 25,000 इंटू 12 बेटा ये माइनस नहीं होंगे 6,000, बच्चे कई बार जल्दी माइनस कर देते हैं जब प्रोविजन कम पड़ा होता है, यही सोचते हैं यार ये खर्चे तो हमारे घर में ही हो रहे हैं। भैया घर के सारे खर्चों की एक ही डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 2,10,000 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है, अगर जीएवी पूछता तो भी 3 लाख, एनएवी पूछता तो भी 3 लाख, बिकॉज म्युनिसिपल टैक्सेस की जानकारी नहीं है और एमवीएफआर नहीं है, इसलिए हम जीएवी के लिए कोई ड्रामा नहीं कर सकते। नरेंद्र इंगेज है रिटेल ट्रेड में फॉर फुल्ली फर्निश्ड हाउस, एयर कंडीशनर, फ्रिज, सिक्योरिटी स्टाफ, गार्डनर, 1 लाख रुपए पर मंथ पर भैया रेंट पर दे दिए प्रॉपर्टी, सेपरेट रेंट नहीं है, इस फैसिलिटीज के संग कंपोजिट रेंट है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मेन बेटा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी रेंट पे दिए, ये सामान तो उसके संग में जा रहा है, ये फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन वगैरह, तो कंपोजिट रेंट वाले केस में हम लोग चार्ज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगा देंगे आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस ओन्ड बाय रमेश कंट्रोल्ड बाय कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी स्टैंडर्ड रेंट जैसी चीज होगी, पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू है 3.5 लाख, एक्चुअल रेंट है 320, भैया कम है तो साइड में है। म्युनिसिपल एफआर में से इन दोनों का कंपैरिजन होगा, एमवी
और एफआर। बहुत बार बोला है मैंने ये प्रोविजन, जब मैंने आपको वन शॉट वीडियो बनाया था हाउस प्रॉपर्टी वाला। एमवी और एफआर में कौन जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा। कौन जीता है 3.5 लाख, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर। कंट्रोल विद स्टैंडर्ड रेंट, कंट्रोल विद स्टैंडर्ड रेंट, तो विच एवर इज लोअर तो 350। अब कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो द करेक्ट वैल्यू इज 3,50,000। ठीक है, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि रेंट जो है 320 लिया है मैंने, तो झूठ बोल रहा है, तेरे सजाव मिलेगी बराबर। हमारे पास कई सारे टेस्टर पेचकस है, तेरे पार्ट्स को खोल देंगे हम। पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बेटा म्युनिसिपल वैल्यू जीत गया, ठीक है, क्योंकि फेयर रेंट कम था, पर कंट्रोल कराया स्टैंडर्ड रेंट से, तो भैया दोनों में से जो कम निकलेगा। ऐसा नहीं हर बार स्टैंडर्ड रेंट ही कम, ज्यादातर क्वेश्चनों में स्टैंडर्ड रेंट कम होता है, बट हर बार नहीं होता। बट फिर हमने जब एक्चुअल से कंपेयर कराया, अगर एक्चुअल 4 लाख होता तो बेटा फेयर रेंट यहाँ पर वैल्यू 4 लाख होती, ठीक है। एक्चुअल 370 होता 370, इससे ज्यादा होना चाहिए, 360 होता तो 360, बट एक्चुअल जो है हमारा 320 निकला है। तो 3 बार कंपैरिजन होता है, पहले हायर का, फिर लोअर का और फिर हायर का। बट आपको याद रखना है पहले एमवी और एफआर, फिर कंपेयर्ड विद एसआर, फिर कंपेयर्ड विद एआर, पहले हायर लोअर फिर हायर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जीएवी का क्वेश्चन था शायद, ये क्या था, जीएवी था ना, जीएवी था। तो ना स्टैंडर्ड एक्शन लगेगी ना म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा इसमें, अगर देगा क्वेश्चन में तो भी। लेट आउट वन प्रॉपर्टी, 3 भैया बिल्डिंग है इनके पास, एक जैसी है, एक प्रॉपर्टी 1 मंथ आइडेंटिकल, मतलब एक जैसी है, 50,000 पर ले रखी है। अदर 2 प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्युपाइड। कर सकता है भैया, ऐसा नहीं है 2 प्रॉपर्टी में तू रहा, तू एक में तू रहे, एक में तुम्हारी दोस्त रहे, पर तीसरे वाले में कोई भी रहे। मैंने बाकी बिहारी जी का एग्जांपल लिया था उसमें, तो उस केस में हमें प्रॉपर्टी को टैक्सेबल करना पड़ेगा। इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, तो भैया इनकम पूछ रहा है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करानी पड़ेगी, और म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट नहीं दिया है। हम ये नहीं बोल सकते कि जिसकी जीएवी, जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 पर मंथ आ रहा है तो उसमें नहीं रह सकता। तू रह सकता भैया, आदमी अपना अच्छा घर बनवाता है खुद के रहने के लिए, और थोड़ा हल्का घर बनवाता है किराएदार के लिए। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी से कंफ्यूज कर दे कि एक की म्युनिसिपल वैल्यू 80, एक की 90, तो हायर वाली नहीं, जो उसका मन करे, हायर लोअर जैसा उसका चाहे, लेस करा देंगे। बट इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों? क्योंकि सर वो इनकम पूछ रहा है अंदर से। क्या पूछ रहा है? इनकम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनकम पूछ रहा है मेरे बच्चे। इनकम पूछ रहा है 4,20,000 रुपए की हमारी क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑप्शन बाकी तो अलग ही दिए हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है बच्चे 3 का मल्टीप्लाई ना कर दें, 2 का मल्टीप्लाई ना कर दें, इसलिए 6 लाख इंटू 2 12 लाख, 6 लाख इंटू 3 18 लाख, 18 लाख में से 5,40,000, ऐसा कुछ भी नहीं। 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकता है और एक प्रॉपर्टी को बेटा वो रेंट पर दे सकता है, जो उसका मन करेगा। चलो, सिद्धार्थ has 3 houses in different buildings in Mumbai kept and used for self occupation. Treatment to be given. तीनों भैया सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहे हो, जैसा हमारा एग्जांपल था, एक में बाकी बिहारी जी रह रहे हैं, एक में पड़ोसी की दोस्त रह रही है, और एक में उसकी बीवी रह रही है। तो दोस्त की दोस्त वाले में कोई दिक्कत नहीं है, और अपने घर की भी कोई दिक्कत नहीं। एक बांके बिहारी जी के घर को टैक्सेबल कराया जाएगा। उन्होंने कहा भगवान ने तुम्हें इतना दिया, तुम रेंट दो, गवर्नमेंट को टैक्सेबल इनकम मानकर रेंट दो। पर इसका मन है ये बांके बिहारी जी वाली प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट माने, या अपने घर वाली को माने, अपने घर वाली प्रॉपर्टी को, या फिर दोस्त की दोस्त वाली को माने, ठीक है, जिसका मन है। 1 हाउस एट द ऑप्शन ऑफ द सिद्धार्थ विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड, बिल्कुल नहीं। 1 हाउस एट द ऑप्शन ऑफ द एओ का तो मतलब नहीं है। 2 हाउस एट द ऑप्शन ऑफ द सिद्धार्थ विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड, हाँ 2 हाउस, अदर विल बी डीम टू बी लेट आउट, ये ऑप्शन सही है। बट एक बार डी वाला पढ़ ले रहे। 2 हाउस एट द ऑप्शन ऑफ द एओ, एओ से कोई बेटा मतलब नहीं, एओ का कोई मतलब नहीं है, हमारा अपनी मर्जी चलती है इस चैप्टर में। 2 हाउसेज जो हमारा मन करे, बढ़िया से बढ़िया वाला, जिसकी फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख है, हम उसको सेल्फ ऑक्युपाइड माने, और 50,000 वाले को चाहे तो हम लोग डीम टू बी लेट आउट, क्योंकि तीनों घर में हम लोग ही रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। सजल इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी स्टैंडर्ड रेंट जैसी चीज है। एमवी बेटा 30,000, एक्चुअल रेंट 25,000, फेयर रेंट 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 28,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एमवी का कंपैरिजन एफआर से कराओ भैया, एमवी तुम कहां हो, एफआर तुम कहां हो, ये रहा। जीता कौन? एफआर, विच एवर इज हायर, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से कम क्या लेंगे? लोअर, कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट, जो कि बहुत कम है 25,000, झूठ बोल रहा है ऐसे, विच एवर इज हायर। तो ये पूरा प्रोविजन पढ़ाने के लिए यहाँ पर 25 की जगह बेटा आंसर आएगा 28,000। बच्चे जल्दी में कर देते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 28,000। क्यों? तो स्टैंडर्ड रेंट से भी तुम झूठ बोल रहे हो, जो कि पहले से ही कम है, तुम उससे भी झूठ बोल रहे हो। तो एमवी और एफआर में हायर, बट स्टैंडर्ड रेंट, सर अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होता, तो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं होता, तो बेटा 36,000। फिर किसी के पिताजी भी नहीं बचा सकते इसको कि तू 25 में ले, 5,000 में ले, बट तेरा 36,000 पर मंथ के हिसाब से तेरा
वो 36,000 पर ईयर के हिसाब से तेरा म्युनिसिपल वैल्यू मानी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। द करेक्ट आंसर इज 28,000। इस टाइप का प्रोविजन आपके बड़े बड़े 6, 7, 8 नंबर के क्वेश्चन बनवा सकता है। वहाँ 2 कॉन्सेप्ट और हो गए, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने मन से माननी है, बाकी कोई भी खर्चे दिए हो आपको माइनस नहीं करना। म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हो पिछले कई सालों का, अगर पे इस साल किया हो माइनस कर सकते हो, अगर पे नहीं किया तो माइनस नहीं कर सकते हो। बाकी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इस साल अगर पे कर रहे हो तो वो तो करोगे, अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 है तो उसको पे कर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सर, रोहित ने एक प्रॉपर्टी खरीदी दिल्ली में और रेंट पर दे दी है। ही सीक्स टू डिटरमाइन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट व्हेन मंथली म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, फेयर रेंट 25,000, स्टैंडर्ड रेंट 22,000। तो भैया इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंट वाली, सिर्फ एक्सपेक्टेड पूछ रहा है, नहीं अभी ये किराए पर चढ़ा रहा है, वांट्स टू गिव, दिया नहीं है इसने, ठीक है। तो एमवी और एफआर विचएवर इज हायर, एमवी और एफआर बराबर है 25,000 कंपेयर विद स्टैंडर्ड 22,000। तो भैया 22,000 रुपये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू। सेम वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें एआर है ही नहीं, यानी अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होती है और तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसएससी तो भी टैक्सेबल होती है एज डीम्ड टू बी लेट आउट। एमवी और एफआर विचएवर इज हायर कंपेयर्ड विद एसआर विचएवर इज लोअर, क्योंकि एआर तो है ही नहीं। तो आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट क्या होना चाहिए, तो 20 और 25, 20 और 25 में से जो जीता वो कौन आया 25, बट यहाँ पर 22,000, तो इन दोनों में से क्या लिया जाएगा लोअर, तो वैल्यू आ जाएगी 22,000। क्योंकि जीएवी पूछ रहा है, जीएवी भी क्या वो पूछ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट, भैया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूछ रहा है आपसे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर फॉर मंथली रेंट ऑफ 22,000 एंड म्युनिसिपल टैक्स फॉर द करंट ईयर इज 24,000 एंड फॉर द अर्लियर ईयर पेड नाउ इज 16,000, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी। इसके आंसर में मुझे झोल लग रहा है कुछ, 22,000 इंटू 12, ये तो आना ही आना है 2,64,000। अब टैक्सेस करंट ईयर के पे किए वो भी माइनस हो जाएंगे और पुराने इस साल पे किए वो भी माइनस हो जाएंगे, यानी लेस कराएंगे हम म्युनिसिपल टैक्सेस को। ये आपकी जीएवी हो गई बेटा, लेस कराएंगे म्युनिसिपल टैक्सेस को 24 + 16 दैट इज 40,000। ये आ जाएगी आपकी एनएवी, क्योंकि एनएवी जीएवी नहीं पूछ रहा, पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो लेस कर देंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या कर देंगे बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ऐसा कोई 8 महीने 9 महीने 10 महीने वाला तो नहीं दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, ठीक है। 2,64,000 में से 24 और 16 40 गए। इसमें अलग अलग दिया बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में 45,000 60,000 तो ना मिलाकर दिया होता है, इसमें अलग अलग दिया हुआ, इसलिए मैंने 2 बार लिया है। वहाँ एक ही लिया था, वो इंक्लूड कर रहा था म्युनिसिपल टैक्सेस को। अब 2,24,000 का 30% निकाल लो, 224 दिया 22 दिया 66 67 67200 67200, इसलिए कह रहा हूँ उसको गलत लग रहा है मुझे आंसर। तेरह में 7 गए 6 बचे और किस में से 6 गए, 13 में 7 गए 6 बचे 21 में 6 गए 15, 1,56,800। बट यहाँ ऑप्शन में 1,56,000 रुपये दे रहा है, तो ये आंसर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर है 156,800। तो बेटा आंसर आपका यही आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। म्युनिसिपल टैक्स आप पिछले कई सालों के जो भी आप माइनस करा सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने म्युनिसिपल टैक्सेस बिना कर ये आंसर मार्क कराओ, बट हमारा आंसर 156। सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो पूरे नंबर मिलेंगे, आप बस सॉल्व कर आना, कोई भी ऑप्शन मार्क कराओगे पूरे नंबर मिलेंगे उस केस में, ठीक है। उस केस में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है। अगर ये एनएवी पूछ रहा होता तो आंसर ये हो जाता है, इसका एनएवी पूछ रहा होता, ठीक है। अगर ये एनएवी पूछ रहा होता तो आंसर ये हो जाता, बट ये एनएवी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि एनएवी पूछ रहा हो बट इन्होंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा। ये सीएस की बुक का ही क्वेश्चन है, 2016-17 के टाइम का एमसीक्यू है ये, तो हो सकता है ऑप्शन वहां पर भी गलत दिया हो। एक बार आप इसको चेक कर लेना कि आप कोई भी आंसर मार्क कर आओगे आंसर सही होगा, अगर ऑप्शंस गलत आते हैं, अदरवाइज एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब किस टाइप का क्वेश्चन रह गया। संतम परचेज इन अक्टूबर 2022 फ्लैट इन चेन्नई फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पस, भैया यानी सेल्फ ऑक्युपाइड वाला है, ओन। फाइनेंस और हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी हाउसिंग और पेड कर रहा है इंटरेस्ट टिल 2000 मार्च 2022, 178,780। तो भैया 2 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी क्लेम कर सकता है।
अलाउ है पूरी की पूरी। 2 लाख से ऊपर करेगा तो फिर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, संतम परचेस फिर दोबारा से, अरे वाह भाई वाह, फिर ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेड बाय हिम वाज ₹218,7820, सब कुछ सेम ही है क्वेश्चन में बेटा, और ये भी अपने पर्पस के लिए ले रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी को किराए पर देता तो कितनी भी कर सकता है, बट इस केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए, जो कि हम पहले ही पढ़कर आए हैं, तो इसका आंसर 218,780 ना होकर 2 लाख हो जाएगा। प्रोविजन याद दिलाना था आपको। हाउस ओन्ड बाय सुरेश वो सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2023, बेच दिया इसने, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने तक रेंट पर रखा होगा, उसके बाद बेच दिया है। रेंट है भैया 7,000 पर मंथ का, और रेलेवेंट डिटेल है म्युनिसिपल वैल्यू है 72,000, फेयर रेंट है 66,000, स्टैंडर्ड रेंट है 60,000, ठीक है। एमवी और एफआर विच एवर इज हायर 66,000, ओ एमवी और एफआर विच एवर इज हायर 72,000, कंपेयर्ड विद एसआर विच एवर इज लोअर 60,000। तो अभी तक तो 60,000 वैल्यू चल रही है, बट जब प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया, और क्योंकि रेंट तो सिर्फ 9 महीने का ही आया हो, प्रॉपर्टी बेच दी है इन्होंने, तो प्रॉपर्टी का रेंट आया 63,000, क्योंकि इससे ज्यादा है विच एवर इज हायर। 9 महीने का रेंट 1 साल की वैल्यू पर भारी पड़ रहा है। अगर 9 महीने का रेंट 1 साल की वैल्यू पर भारी नहीं पड़ रहा होता तो हम लोग भैया एसआर ले लेते। तो ऐसे केस में 63,000 की वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा जीएवी है, और इस जीएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। क्या पूछ रहा है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 63,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। बेटा बेच दिया है प्रॉपर्टी को तो भैया रेंट तो आएगा ही नहीं, उसमें से प्रॉपर्टी ही बेच दी हमने, तो किराएदार खाली कर गया होगा, या अगर है तो दूसरे मालिक को रेंट देगा। तो 63,000 का 30%, तो 63,000 का 30%, 6 18, 18,900 को माइनस करेंगे, 100 आएगा, 62 में से 18 गए, 44 और 8 52 और 10 62, 44,100 इज योर करेक्ट आंसर। 44,100 आएगा, क्योंकि इनकम चार्जेबल पूछ रहा है। जीएवी पूछता तो बेटा आंसर 63,000 हो जाता ये वाला, ठीक है। तो एमवी एफआर एसआर सब काम के नहीं रहे हमारे, और इसी के साथ 2 मिनट समरी हमने क्या सीखा भैया, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद एसआर। बड़े बड़े क्वेश्चन ही बेटा आपके इसी से आने, जरूरी नहीं है खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस है आपकी। विच एवर इज लोअर, और अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो हम लोग क्या ले लेंगे फिर, हायर। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर बेटा मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, ठीक है। स्वीपर गार्डनर इनके किसी के भी खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की अलाउ होगी। और प्रॉपर्टी अगर डीम टू बी लेट आउट है या लेट आउट है तो आप उस केस में कितना भी इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत 2 लाख वाली नहीं आने वाली है आपके सामने। तो सैलरी एचपी सब लोग हमने कंपेयर किया। इसी के साथ थैंक यू सो मच। ये वीडियो 50 मिनट में कोशिश करी मैंने 40 एमसीक्यूज आपको कराने के, फास्ट ट्रैक रिवीजन, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले भी देख कर जाएंगे, बहुत सारे प्रोविजन आपके रिवाइज हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।